जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ सकते हैं जिनपिंग। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आएंगे भारत। बताएंगे क्या है जानकारी, किस उपलक्ष्य में आने वाले हैं भारत। वहीं इस देश के राष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद में भारत के लिए मांग ली सीट, किया भारत को सलाम, कह दिया दुनिया को चाहिए न्यू दिल्ली मूवमेंट। वहीं उधर बताएंगे सभी चीन के एटलस की चर्चा में लगे थे, इधर दोस्त रशिया ने चुपचाप किया कुछ ऐसा, भारत को मिली ऑपरेशन सिंदूर वाली खुशखबरी। जी हां, आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, रशिया ने भारत संग निभाई दोस्ती, चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किया रवाना। तो भारत ने कह दिया मिस्टर पुतिन जी और मंगाएंगे आपसे S-400। बताएंगे दोस्तों, नाना करते करते भी रशिया ने S-400 इसी साल के भीतर, इसी महीने में भारत को सौंप दिया। कितनी बड़ी अहम जानकारी है, जानकर आप भी हैरान रहने वाले हैं। साथ ही साथ बताएंगे आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान की सेना संग श्रीलंकाई आर्मी कर रही है अभ्यास। आसिम मुनीर की भारत के करीबी पर है नजर। जिस देश में संकट होता है, आपदा आती है और भारत सबसे पहला देश होता है। पहला क्या, आखिरी देश भी भारत ही होता है। पहला आखिरी दोनों देश भारत ही होता है जो श्रीलंका की मदद करता है। लेकिन भारत के दुश्मन के साथ आखिर कैसे श्रीलंकाई आर्मी अभ्यास कर सकती है, कैसे भारत को श्रीलंका धोखा दे सकता है, ये तो दोहरी राजनीति हुई। बताएंगे आपको कैसे ये पॉसिबल हुआ कि आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान की सेना साथ भारत के दोस्त श्रीलंकाई आर्मी अभ्यास करने लगी। दोस्तों, चौंकाने वाली जानकारी बताएंगे। तो वहीं उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात बताएंगे, खुद अमेरिकी सेना कह रही है कि भैया अगर अभी चीन ने हम पर हमला कर दिया तो अमेरिका जंग हार जाएगा, लिख कर ले लो, हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार तक नहीं है। बताएंगे कैसे ट्रंप से उसी की आर्मी ने कह दिया पंगे ना लो, हम कैपेबल ही नहीं है। बताएंगे दोस्तों, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं ऐसे समय में जहां दुनिया अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है, उस समय भी अपना भारत हर किसी को जोड़कर चल रहा है और लगातार दुश्मन भी भारत से प्रेम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और यही भारत की खूबी है। तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर की, जहां साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के संबंधों में जो दरार आई थी, अब वो भरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हालिया कूटनीतिक बातचीत से ये साफ पता चल रहा है कि दोनों देश अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। यह दौरा कई मायनों में खास होगा, क्योंकि गलवान विवाद के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इससे दोनों देशों के बीच बातचीत और विश्वास बहाली की कोशिशों को मजबूती मिल सकती है। भारत इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और चाइना भारत की अध्यक्षता को पूरा समर्थन दिया है। वहीं भारत सरकार ने भी अलग अलग गतिविधियों में चीन के सहयोग की सराहना की है। ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंच दोनों देशों को सीधे टकराव से बचते हुए सहयोग बढ़ाने का अवसर देते हैं। हाल ही में चीन के विशेष दूत झाई जून पश्चिम एशिया से जुड़े मुद्दों पर आयोजित बैठकों में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। इस दौरान वो भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव नीना मल्होत्रा से मिले। चीनी दूत जून ने कहा कि चीन और भारत ने हमेशा इंटरनेशनल और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत जारी रखी है। उन्होंने ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर भारत का समर्थन करते हुए कहा कि चीन इसका सम्मान करता है। दोस्तों, भारत चीन रिश्तों में सुधार अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे कई अहम घटनाएं रही हैं। 2024 में रशिया के कजान में ब्रिक्स बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। LAC पर गश्त बहाली को लेकर समझौता हुआ। 2025 में SCO बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच संवाद आगे बढ़ा। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई। दरअसल भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और वैश्विक राजनीति में इनकी भूमिका बेहद अहम है। दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार से न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसे में सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है वो ये कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो भारत में इस बार होस्ट होने वाला है, इसके लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत दौरे पर आ सकते हैं। भारत आ सकते हैं, जी हां, और इनके भारत दौरे से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की नई शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है और ऑथेंटिक सूत्रों से यह जानकारी सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी SCO समिट में भाग लेने के लिए चाइना गए थे, तियानजिन। ऐसे में जिनपिंग भी भारत आ सकते हैं। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। चीन अमेरिका के रवैये को देखते हुए लगातार भारत के साथ संबंध अब बढ़िया करता हुआ
नजर आ रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, सामने लाइक का बटन है, अभी तक नहीं इसको प्रेस किया है तो इस लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। एक सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां दुनिया को चाहिए न्यू दिल्ली मूवमेंट, नई दिल्ली का पल। जी हां, फिनलैंड के राष्ट्रपति ने सुरक्षा परिषद में भारत के लिए मांग ली सीट, किया भारत को सलाम। क्या है जानकारी बता दें, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए दुनिया को एक नई दिल्ली मूवमेंट की आवश्यकता है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं इसे यह नाम इसलिए देता हूं क्योंकि मैंने इस विचार की शुरुआत भारत में की थी। इसकी एक अच्छी शुरुआत ये हो सकती है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद की सदस्यता दुगनी कर दी जाए और एशिया को 2 सीटें दी जाएं। मिस्र के कायरो में द अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बोलते हुए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने यह बातें कही। उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए आगे कहा कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसी ताकतें यह तय करेंगी कि अगली विश्व व्यवस्था कैसी दिखेगी। ग्लोबल साउथ के पक्ष में जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था दोनों है। उसके पास यह शक्ति है कि वो किसी का पक्ष चुने या अपना खुद का रास्ता तलाशे। दोस्तों आपको बता दें कि फिनलैंड के राष्ट्रपति लगातार यूएनएससी में भारत की सदस्यता का वकालत करते रहे हैं। पिछले महीने भी उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित रायसीना हिल्स में बोलते हुए कहा था कि पश्चिमी दबदबे वाली दुनिया का जमाना अब खत्म हो गया है। हालांकि यह रुकावट साफ है, लेकिन पूरे पश्चिमी देशों में इसे समझने में कुछ समय लगेगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फिनलैंड एक यूरोपीय देश है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का यह बयान दिखाता है कि अब पश्चिमी देश भी ये मानने लगे हैं कि पुराने वैश्विक संस्थानों में भारत और अन्य विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व दिए बिना दुनिया को नहीं चलाया जा सकता। आपको बता दें कि यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिनके नाम क्या आप बता सकते हैं दोस्तों? गैस कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया आपने। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रशिया हैं। इसका निर्माण दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति कायम करने के लिए किया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि यूएनएससी अपने मकसद में बार बार नाकाम साबित हुई। रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास युद्ध या वियतनाम पर अमेरिका का हमला हो या मौजूदा ईरान युद्ध, यूएनएससी संघर्ष रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने इसीलिए एशिया और अफ्रीका की दूसरी शक्तियों को यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता देने की मांग की है। अब ऐसे में फिनलैंड के राष्ट्रपति ने यह बयान देकर बता दिया है कि भैया यूएनएससी में बस एक बार भारत को सीट दे दो, भारत को परमानेंट सदस्यता दे दो, उसके बाद देखो यूएनएससी में कैसे काम होता है। भारत में वो कैलिबर है, भारत में वो क्षमता है कि ये जो 5 अस्थायी सदस्य है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रशिया है, इन सबको जिंदा कर देगा भारत। इसीलिए यूएनएससी में दिल्ली मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। दुनिया को नई दिल्ली मूवमेंट चाहिए, इनको सीट दे दीजिए। ये बड़ी रिक्वेस्ट की गई है दोस्तों भारत के लिए। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने सीट मांगी है। सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब को आप लोग थैंक यू कमेंट में भर भर कर कहिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि अगर वो भारत के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो भारतीय उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू अलेक्जेंडर स्टब कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इधर दुनिया चीन के एटलास की चर्चा में लगे थे, उधर रशिया ने भारत के दोस्त पुतिन ने चुपचाप कर दिया कुछ ऐसा। भारत को मिली ऑपरेशन सिंदूर वाली खुशखबरी दोस्तों। भारत को मई के मध्य तक रशिया से अपना चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। जी हां, भारत और रशिया की दोस्ती दुनिया के सबसे भरोसेमंद संबंधों में से एक मानी जाती है। ऊर्जा संकट और पश्चिमी एशिया में बड़े तनाव के बावजूद ये दोस्ती डगमगाई नहीं है। चाहे डिफेंस डील, ऊर्जा सुरक्षा या कूटनीतिक सपोर्ट, 5 दशकों से दुनिया एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं दोस्तों। इसी कड़ी में ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी से पहले रशिया ने चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए रवाना कर दिया है। यह वही डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी। उम्मीद है कि मई के मध्य तक यह भारतीय बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। वहीं 5वां S-400 सिस्टम जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार प्रदर्शन किया था, इस साल नवंबर में भारत भेजे जाने की संभावना है। अनुमान है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 11 लंबी दूरी की S-400 मिसाइलें दागी थी, जिससे दुश्मन के लड़ाकू विमान, हवाई चेतावनी सिस्टम और परिवहन विमान नष्ट हो गए थे। पाकिस्तान ने पंजाब और गुजरात में तैनात 2 S-400 सिस्टम को निशाना बनाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें यह साफ हो गया था कि सिंधु नदी के पूरब में रूसी सिस्टम और उसके लंबी दूरी की रडार से कोई भी हवाई प्लेटफॉर्म सुरक्षित नहीं है। S-400 का खतरा इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइलों से बचने के लिए अपने सभी चालू लड़ाकू विमानों और हवाई प्लेटफॉर्म्स को क्वेटा और पेशावर बेस पर भेज दिया था। तो
तो वहीं दोस्तों जब पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से निभाई दोस्ती, बता दिया कि भारत हमारा बेस्ट फ्रेंड है और हम यूक्रेन के साथ उलझे हुए हैं, उसके बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर की बरसी से पहले ही राफेल को रवाना कर रही है, तो वहीं भारत ने भी कह दिया कि हम 5 और S-400 तुमसे खरीदेंगे। जी हां, 5 और S-400 की खरीद को भारत की मोदी सरकार ने दे दी मंजूरी। बता दें, मोदी सरकार ने 5 और S-400 सिस्टम खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस सिस्टम की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, जिसका मतलब है कि यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के पूर्वी हिस्से में मौजूद किसी भी हवाई लक्ष्य जैसे विमान या मिसाइल को नष्ट करने की ताकत रखता है। ऐसे में भारत की मोदी सरकार का 5 और S-400 खरीदने का फैसला सही है या गलत, आप लोग कमेंट में लिखकर अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर दोस्तों। और साथ में थैंक यू पुतिन भी कहिएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, जानकारी ये भी सामने आ रही है जो बहुत अच्छी खबर है, वो ये कि मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में 9 देशों के साथ खास डील की है, जिसने ट्रम्प के टैरिफ की हर तरीके से काट निकाल लिया। अब ट्रम्प चाहे भी तो भारत पर टैरिफ लगाकर भी भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, थोड़ा सा सोच में अवश्य आ जाएगा भारत, लेकिन रास्ते भारत के लिए सारे खुले हुए हैं दोस्तों। यानी कि रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध हो, इजराइल फलस्तीन का संघर्ष हो, अमेरिका ईरान की जंग हो, या फिर दुनिया को डराने वाला ट्रम्प का टैरिफ, बीते कुछ सालों में तमाम ग्लोबल चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार तेजी बनी हुई है। दुनिया ने भारत का लोहा माना है, और ऐसा हो भी क्यों ना। आखिर जब दुनिया ट्रेड से लेकर महंगाई तक के जोखिम से जूझती रही, तो मोदी सरकार ने एक के बाद एक कमाल किया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 6 सालों में भारत ने 9 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन किए हैं, जो अमेरिकी टैरिफ की काट साबित हुई है। सबसे ताजा डील न्यूजीलैंड के साथ की गई है। धनाधन सरकार द्वारा तमाम देशों के साथ किए जा रहे FTA से जहां भारतीय सामानों के निर्यात के लिए नए और बड़े बाजार मिल रहे हैं, तो वहीं आयात पर सीमित निर्भरता भी कम हो रही है। इसके अलावा भारत में निवेश आने के रास्ते खुले हैं और रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी ये कारगर साबित हो रहे हैं। जी हां, इससे पहले भारत ने कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। इनमें मॉरिशस, ब्रिटेन से लेकर यूरोपियन यूनियन तक के साथ किए गए FTA शामिल है दोस्तों। अगर हम सारे डील आपको बताने लगे तो ये खबर कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि पिछले 6 सालों में जो 9 देशों के साथ बड़ी डील हुई है, वो भी खास डील, उसने भारत को अमेरिका पर से 90% निर्भरता घटा दी है दोस्तों। अब इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिनको ये लगता है कि हम भारत की तारीफ कर रहे हैं या भारत का ही गुण गा रहे हैं, तो पहली बात आपने देख लिया होगा, जब ये संकट चल रहा है ईरान अमेरिका युद्ध का, उस समय पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात थे। तेल के दाम सीधा 450 के पार पहुंच गए। लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप पर देखने को मिली। गैस लोगों को नहीं मिल पा रही है, तेल नहीं मिल पा रहा है, अनाज नहीं मिल पा रहा। सरकार ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने दुकानों के लिए टाइम बांध दिया, जैसे लॉकडाउन में हुआ था। ऐसा ही बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, तेल नहीं मिल पा रहा और फिर लंबी लंबी लाइनों के लिए भी पेट्रोल पर टाइमिंग बांध दी गई थी। वहीं अपना भारत ऐसे समय में अपने आप को तो छोड़िए, दूसरे देशों की भी मदद कर रहा था। बांग्लादेश को तेल पहुंचाया, श्रीलंका की मदद की। इससे बड़ी बात क्या ही होगी दोस्तों। तो जो रियलिटी है वही हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन हमारी बात से एग्री करते हैं, कमेंट में वी एग्री विद यू लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो लिखकर जरूर बताइएगा, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान की सेना संग श्रीलंका आर्मी कर रही अभ्यास। आसिम मुनीर की भारत के करीबी पर नजर दोस्तों। आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान श्रीलंका को आतंकवाद से लड़ने के गुण सिखा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को बताया है कि श्रीलंका और पाकिस्तान ने आतंकवाद रोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 2 हफ्ते का एक संयुक्त सेना अभ्यास शुरू किया है। उसने कहा है कि यह दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा सहयोग का संकेत है। हैरानी की बात यह है कि जिस पाकिस्तान में दर्जनों आतंकी संगठन है, जिस पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों पर यूनाइटेड नेशंस प्रतिबंध लगा चुका है, वो आतंकवाद विरोधी ट्रेनिंग कर रहा है। कितनी अजीब बात है। वाकई में आपको हंसी भी आ रही होगी कि आतंकिस्तान आतंकवाद से लड़ना सिखा रहा है। आतंकिस्तान का यह कहना है कि उसके श्रीलंका के साथ कई सालों से गहरे रक्षा संबंध रहे हैं। उसने दावा किया है कि इस्लामाबाद ने तमिल अलगाववादी विद्रोहियों के साथ श्रीलंका सरकार के 25 साल लंबे संघर्ष में उसकी मदद की थी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस
ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका का यह अभ्यास शेक हैंड्स सेकंड दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। यानी इस अभ्यास का नाम है शेक हैंड्स सेकंड। अब आप ही सोचिए, जब श्रीलंका पर संकट आती है, आपदा आती है, तब भारत सबसे पहले उसकी मदद करता है। उस समय पाकिस्तान कहां था? उस समय पाकिस्तान कहां होता है? जो ये कह रहा है कि श्रीलंका के साथ उसके कई सालों से गहरे रक्षा संबंध है, हकीकत में कौन उसके साथ अच्छे संबंध रख रहा है ये दुनिया को पता है। लेकिन उसमें गौर करने वाली बात भी यही है दोस्तों कि जिस देश की अपना भारत मदद करता है, हमेशा समय पर खड़ा रहता है। जब कोई उसकी मदद नहीं करता, उस समय अपना भारत सीना ताने खड़ा रहता है कि बता तुझे क्या मदद चाहिए। आज वही श्रीलंकाई सेना आर्मी कैसे भारत के दुश्मन देश आतंकिस्तान के साथ, उसके आर्मी के साथ अभ्यास कर सकती है, ये सोचने वाली, विचार करने वाली बात है। क्या बस भारत के साथ श्रीलंका की मदद लेने की ही दोस्ती है? क्या सिर्फ मतलब के लिए ही दोस्ती है? अगर असली दोस्ती होती तो श्रीलंका पाकिस्तान के साथ इस युद्धाभ्यास के लिए मना कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप बेशक मदद करें चाहे ना करें, अगर अगले को चीन के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है या किसी के साथ भी जाना है तो वो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पहलगाम का जिक्र कर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ SCO बैठक में जमकर बरसे राजनाथ सिंह जी, वो भी चीनी रक्षा मंत्री के सामने। जी हां, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक के दौरान आतंकवाद को लेकर चीन और पाकिस्तान को एक साथ नसीहत दी है। किर्गिस्तान के बिश्केक में उन्होंने बहुत सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आतंकवाद को राजनीतिक स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती। आतंकवाद के सुरक्षित ठिकानों और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। राजनाथ सिंह जी ने आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान का साथ देने के लिए चीन को सख्त नसीहत दी है और साथ ही साफ शब्दों में कह दिया है कि सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिनको नहीं मालूम उनको बता दें कि SCO रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन किर्गिस्तान के बिश्केक क्षेत्र में हो रहा है और चीन पाकिस्तान के साथ भारत, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल है। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, चूंकि SCO दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करें। जी हां दोस्तों, जब राजनाथ सिंह जी ने यह बात कही तब ठीक सामने चीनी रक्षा मंत्री भी बैठे हुए थे। वहीं किर्गिस्तान में भारत ने अपनी दरियादिली दिखाई, किर्गिस्तान को भीष्म क्यूब का बड़ा तोहफा दे दिया। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी मानवीय ताकत और तकनीकी क्षमता का दम दिखाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किर्गिस्तान को स्वदेशी भीष्म क्यूब मेडिकल सिस्टम भेंट कर यह संदेश दिया कि भारत सिर्फ रक्षा शक्ति ही नहीं बल्कि आपदा के समय जीवन बचाने वाला भरोसेमंद साझेदार भी है। आज जब दुनिया युद्ध, आपदाओं और मानवीय संकटों से जूझ रही है, ऐसे में भीष्म क्यूब जैसे सिस्टम किसी भी देश के लिए लाइफ सेवर साबित हो सकते हैं। यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, बोले तो मेक इन इंडिया और वैश्विक जिम्मेदारी दोनों को मजबूत करता है। जी हाँ दोस्तों, वही नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां अभी चीन ने हमला कर दिया तो अमेरिका जंग हार जाएगा। जी हां, ये बात हम नहीं बल्कि ट्रम्प की आर्मी ने खुद कहा हम तो तैयार ही नहीं है युद्ध के लिए, ना हमारे पास ऐसे सामान है कि हम युद्ध का सामना कर पाएंगे। छोटे छोटे देश भी हमें मुंह पर जवाब दे पा रहे हैं। इस आर्मी ने दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प को उसको आईना दिखा दिया कि भैया आज किस स्तर पर लाई कर रहा है अमेरिका। सुपर पावर से सुपर फसड्डी बन चुका है। जी हाँ, अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी सच्चाई सामने आई है। अब तक दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम असल में उतनी मजबूत नहीं है जितना समझा जाता है। ये बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना मान रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर यानी पेंटागन के अधिकारियों ने माना है कि यह सिस्टम बड़े हमलों, खासकर हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से बचाने में लगभग नाकाम है। चीन, रशिया और दूसरे देशों की बढ़ती सैन्य ताकत ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। इसी वजह से अब एक नए और महंगे गोल्डन डोम रक्षा सिस्टम की योजना बनाई जा रही है जो भविष्य के खतरों से देश को बचा सके। पेंटागन ने क्या कहा, क्या माना, उसने आपको बता दे। सोमवार अमेरिका के टाइम के मुताबिक उसके सीनियर रक्षा और सैन्य अधिकारियों ने 2027 के बजट को लेकर संसद के सामने गवाही दी। उन्होंने बताया कि चीन, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया से बढ़ते खतरे के कारण एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बहुत जरूरत है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दुश्मन देश अब नॉन बैलिस्टिक खतरे विकसित कर रहे हैं जिनमें हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें शामिल हैं जो सीधे अमेरिका को निशाना बना सकती है। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने गुरुवार को सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज सब कमेटी के सामने पेश होने वाले हैं। वो यहां पेंटागन के $1.5 ट्रिलियन के बजट का समर्थन करेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप की मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की योजना को सही ठहराएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में
खुद ट्रम्प की आर्मी ने ट्रम्प को आईना दिखा दिया, जो इतना युद्ध करते हो ना कि तुम हर एक देश से युद्ध जीत जाओगे, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा हूँ कि आज अमेरिका कुछ भी नहीं है, क्योंकि छोटे से छोटा देश भी हाइपरसोनिक मिसाइलें लिए घूम रहा है और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं और सिर्फ जुबानी जंग लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ा बड़ा तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि छोटे छोटे देश भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं और हम सिर्फ जुबान चला रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि अब अमेरिका की वाकई में जो वैल्यू थी, लोग डरा करते थे, बाकी देश पंगा लेने से चूकते थे, सोचते थे छोड़ो इससे क्या पंगा ले, ये तो हमारी हालत खराब कर देगा, लेकिन आज वही अमेरिका है और यही सारे छोटे देश है जो कह रहे हैं कि अमेरिका हो या कोई भी देश हो, जब हम अपने पर आएंगे तो अमेरिका को भी हिलाकर रख देंगे। तो ये स्थिति है आज अमेरिका की पूरी दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, और वहीं अपना भारत लगातार तेजी से विकास कर रहा है, तेजी से अर्थव्यवस्था दुगनी होती जा रही है और एक समय ऐसा आएगा कि भारत भी सुपर पावर देश बन जाएगा। अगर आप भी ऐसी कामना करते हैं तो मेरा भारत महान कहते हुए वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स, चाहे जहां भी, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट है, ताकि भारत के दुश्मन देशों को उसकी औकात पता चल सके। जय हिंद, जय भारत।